नमस्कार। गुड आफ्टरनून। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। ये जो यूपीएससी सीएससी है, इस चैनल के माध्यम से हिंदी मीडियम में तैयारी होती है। हिंदी माध्यम में यूपीएससी के लिए अनअकैडमी कराता है। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड में मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहिए। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी में मदद करेंगे, आपकी हर कदम पे हेल्प करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी पे हर महीने स्टार्ट होती हैं, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, दो तरीके का प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस जो है वो कंप्लीट रेगुलर कोर्स होता है अनअकैडमी का, ठीक है, रेगुलर कोर्स। इसमें डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। रेगुलर कोर्स में क्या है, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, एसए, टेस्ट सीरीज वगैरह कंप्लीट कोर्स की तैयारी होगी। इसका जो 12 महीने का प्लान है, यानी 1 ईयर का जो आपका प्लान है, वो है 49,500 रुपए। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। फीस हो जाएगी 44,550। अगर 24 महीने का करते हैं, यानी 2 साल का जो प्लान है, 72,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 64,800। वही है आइकॉनिक। जो दूसरा आइकॉनिक में तो प्लस कोर्स वाली ये सारी चीजें तो होंगी ही, कंप्लीट चारों चीजें, क्योंकि ये कंप्लीट रेगुलर कोर्स है। इसके अलावा आपको एक पर्सनल कोच दिए जाएंगे। इसमें डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वो कराएंगे। पूरे स्टडी प्लान पे आपके वो निगरानी रखेंगे, तैयारी कराएंगे, और पर्सनली आपको फीडबैक भी मिलेगा। 12 महीने का जो आइकॉनिक का प्लान है, 1 साल का, वो है 69,500। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप SWADEEP, तो आपको 10% डिस्काउंट 62,550। वहीं अगर आप 24 महीने या 2 साल का लेते हैं, 1,07,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। वहीं अगर 3 साल के लिए लेते हैं तो 1,41,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 1,26,900। अब यह है ऑप्शनल। अब यहाँ पे आप चाहे तो ऑप्शनल के लिए भी अलग से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल कोई भी हो, 12 महीने का चार्ज लेंगे 27,500। कोड है स्वदीप, 10% डिस्काउंट 24,750 में 1 साल के लिए। 2 साल के लिए ऑप्शन लेंगे 40,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 36,000। 3 महीने के लिए, अरे सॉरी, 3 साल के लिए लेंगे 36,000। इसका सॉरी 36 महीने यानी 3 ईयर का जो प्लान है वो है 50,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 45,000 रुपए। तो ये सारा प्लान, ये सारी चीजें। कॉम्बैट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही है, इसे जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ये फ्री टेस्ट सीरीज है। एक हो चुका है 6 को, अगला होगा 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे। बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। आप इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अनअकैडमी के ऐप पर जाना पड़ेगा। ऐप पे जाएंगे तो वहां पे सेक्शन है यूपीएससी सीएससी, इसी में आपको मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट। इसमें आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते समय आपको कोड मांगेगा, तो कोड में जो मेरा कोड है स्वदीप SWADEEP, ये डाल देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फ्री में हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया एक टेस्ट सीरीज कंपटीशन है जो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन का आपको इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के लिए फ्री है, और ये हर 14 दिन पे होगा, हर अल्टरनेटिव संडे को। इसमें ये टेस्ट 45 मिनट का होगा, 60 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 13 टेस्ट होंगे, जिनमें से जो पहला टेस्ट है वो 6 दिसंबर को हो चुका है 11 बजे। अब सेकेंड होगा 20 दिसंबर को 11 बजे, ठीक है। और हर अल्टरनेटिव संडे को होगा, यानी 6 के बाद वाले संडे को नहीं हुआ, 20 को होगा। फिर 20 के बाद जो संडे होगा उसमें नहीं होगा, उसके अगले संडे को अल्टरनेटिव संडे को होगा, ठीक है, 14 दिन पे। इसमें जो फर्स्ट रैंक पे आएगा जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आने वाले स्टूडेंट को एप्पल मैकबुक एयर, सेकेंड रैंक वाले को एप्पल आईपैड, थर्ड रैंक एप्पल एयरपॉड्स, और टॉप 100 रैंकर्स को यहाँ पे भी मिलेगा 1,000 रुपए का अमेजन का बाउचर। तो जरूर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे प्राइज है, बहुत कुछ सीखने को, जानने को, प्री एग्जाम की तरह जैसे ऑल ओवर रैंकिंग आती है, वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी, ठीक है। और इस समय पे हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी प्री कम मेंस। प्री और मेंस दोनों के लिए होगा इंपॉर्टेंट। कल हमने पढ़ा था नागरिकता, तो नागरिकता में कुछ चीजें हमने देखी थी। आज नागरिकता में कुछ टॉपिक बचा है, तो पार्ट 2 करके मैं लाया हूं, इसको पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी की ये चीजें हमने कल देखी थी नागरिकता के बारे में, आज पार्ट 2 देखेंगे। इसमें और भी चीजें बची हैं, कि जैसे एनआरआई क्या होते हैं,
ठीक है, ओसीआई क्या होते हैं, ओसीआई कार्ड धारक क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में, इनके लिए क्या छूट है हमारे नागरिकता के प्रावधान में, ये सब सारी चीजें डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए एक एक पॉइंट करके हम लोग शुरू करते हैं आज अपने इंडियन पॉलिटी में। टॉपिक है नागरिकता, प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा और ये क्लास रोजाना 1 PM पे होती है। ठीक है, आइए। तो जो पार्ट 2 बचा है, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि क्या क्या नागरिकता के नियम हैं, क्या क्या चीजें हैं, एनआरआई क्या होते हैं, सब सारी चीजें। तो अब आज डिटेल से देखिए अप्रवासी भारतीय के बारे में, नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी एनआरआई, नॉन रेजिडेंस इंडियन। ठीक है, एनआरआई के बारे में देखिए, अप्रवासी भारतीय जिन्हें कहा जाता है। क्या होते हैं अप्रवासी भारतीय, एक एक करके ध्यान से, और भारत की नागरिकता इनको कैसे मिलेगी, क्या क्या प्रावधान है भारत में नागरिकता के लिए, एनआरआईज के लिए, ओसीआई के लिए, एक एक करके हम लोग देखते हुए चलते हैं। प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि यदि कोई भारतीय नागरिक, ठीक है, कोई भी भारत का नागरिक रोजगार या व्यवसाय या अन्य किसी वजह से भारत से बाहर हो, यानी भारत से बाहर किसी भी देश में हो और उसके अनिश्चित समय तक भारत आने की संभावना न हो, उसे एनआरआई कहा जाता है। ठीक है, अप्रवासी भारतीय कहा जाता है एनआरआई किसको, कि कोई भी भारतीय नागरिक हो, या तो काम के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, या किसी भी वजह से भारत से बाहर हो, दूसरे देश में हो और अनिश्चित समय तक अभी भारत आने की का उसका कोई संभावना अगर ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई। और यदि भारतीय नागरिक किसी विदेशी सरकार या अंतरराष्ट्रीय संस्था के लिए विदेशों में कार्य कर रहे हो, तो उन्हें भी एनआरआई कहा जाता है। एनआरआई के बारे में पॉइंट दिया है, ध्यान से पढ़िए। ये कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी सरकार या अंतरराष्ट्रीय संस्था के लिए विदेशों में कार्य कर रहा हो, उसे भी, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार या फिर किसी सार्वजनिक उपक्रम के लोक सेवक अस्थायी समझौते के तहत यदि डेपुटेशन पर हो, तो उनको भी अप्रवासी भारतीय। ठीक है, आगे देखिए और क्या कह रहा है अप्रवासी भारतीयों के बारे में। यदि कोई विदेशों में उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्र वहां नौकरी प्राप्त करता है, तो उस दिन से वो एनआरआई हो जाता है। शिक्षा प्राप्त करने गया है तो नहीं होगा, लेकिन अगर शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर आपने वहां पे नौकरी ज्वाइन कर लिया, आप वहां पे नौकरी करने लगे, तो जिस दिन से आप नौकरी ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आप एनआरआई हो जाएंगे, नॉन रेजिडेंस इंडियन, अप्रवासी भारतीय। और अप्रवासी भारतीय वह होगा जो, और भी नियम है क्या, जो 182 से अधिक दिन किसी वर्ष बाहर रहा हो। किसी भी साल में अगर कोई भी भारत का नागरिक 182 दिन से अधिक, ठीक है, 182 दिन से अधिक अगर अपने देश से बाहर है, तो वो एनआरआई होगा। और पिछले 4 वर्षों में 365 दिन से कम भारत में रहा हो, और 4 सालों में अगर 365 दिन से कम वो भारत में रहा है, तो वो एनआरआई कहा जाएगा। आगे देखिए और क्या है एनआरआई के बारे में। यदि 6 महीने से ज्यादा देश से बाहर रहे और विदेशी नागरिक जो मूल रूप से भारतीय नागरिक रहा हो, यानी 6 महीने से ज्यादा अगर देश से बाहर है और वो भी विदेशी नागरिक जो मूल रूप से भारतीय नागरिक होते हैं, वो सब एनआरआई कहे जाते हैं। और कोई एनआरआई पूरा भारत का नागरिक तभी बन सकता है जब वह नौकरी या व्यवसाय आदि के लिए भारत आया हो और अनिश्चित समय के लिए भारत में ही रहे, तभी वह भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, अब भारतीय मूल के लोग, पीपुल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ के बारे में देखिए। पीआईओ कार्ड भी बनता है, क्या है, प्रिजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, ठीक है, पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, कुछ भी कहा जाता है। ठीक है, पीओआई कार्ड ये भी बनता है, भारतीय मूल के लोग इनको कहा जाता है। क्या है, इनके बारे में देखिए कि भारत में अंशों अथवा ऋण करने वाले बैंकों का खाता खोलने सहित अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी ऐसे विदेशी नागरिक को भारतीय मूल के व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। ऐसा नागरिक, ऐसा विदेशी नागरिक जो पीपुल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पीआईओ है, जो भारत में बैंकों में खाता खोल सकते हैं, ऋण ले सकते हैं या और भी सुविधाओं का यहाँ पे लाभ प्राप्त कर सकते हैं भारत में। तो ऐसे विदेशी जो नागरिक है, उन लोगों को भारतीय मूल के व्यक्ति की संज्ञा दी गई है, पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ। और जिसने किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट प्राप्त किया हो,
अथवा भारतीय नागरिकता का कानून 1955 के प्रावधानों के अनुरूप उसके माता एवं पिता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई हो, वो लोग पीआईओ में आते हैं। लेकिन व्यक्ति विशेष को पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश का निवासी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवासी पीआईओ के अंतर्गत नहीं आते, जरूर ध्यान में रखेंगे आप लोग। आगे देखिए और क्या कह रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा जरा, कोई बटन दब गया था। तो ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारा कुछ पढ़ा पीआईओ वगैरह के बारे में। तो क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखते हुए चलिए, एनआरआई के बारे में आपने देखा, पीआईओ के बारे में देखा। पीआईओ के बारे में खास बात कि भारत और बांग्लादेश के जो नागरिक हैं उनको यहाँ पे उनका निवासी यहाँ का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए और क्या कह रहा पीआईओ के बारे में कि यदि किसी भी समय उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो या वह या उसके अभिभावक या फिर उसके दादा दादी कोई भारतीय हो और वो अविभाजित भारत के अस्थायी नागरिक रहे हों तो पीआईओ के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप लोग अभी देखेंगे कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो भारतीय मूल की हैं, तो यही कहा जाता है भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं या भारत में आते हैं तो उनको ये सारी सुविधाएं में मिलती है। तो उनके दादा दादी या कोई भारत का अविभाजित भारत का स्थायी नागरिक रहा होता है तो, और किसी भारतीय नागरिक की पत्नी या फिर पीआईओ की पत्नी भी पीआईओ कहलाएगी, ठीक है। और भले ही वह भारतीय अभिभावक से पैदा ना हुआ हो तो भी पीआईओ की पत्नी पीआईओ ही कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए और पीआईओ के बारे में, पीआईओ स्कीम क्या क्या है यहाँ पे। पीआईओ स्कीम भारत में देखिए, विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने वाले व्यक्तियों को अनेक लाभ मिलेंगे। क्या क्या स्कीम है, उन्हें एक नए प्रकार के वीजा यू वीजा को पाने का अधिकार होता है। यू वीजा क्या है, यू वीजा एक प्रकार का बहुउद्देशीय वीजा है। इसका यह अर्थ है कि ओसीआई कार्ड धारक या यात्री भारत में यात्रा किसी भी समय किसी भी अवधि के लिए और किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। ओसीआई या पीओआई कार्ड धारक जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, बहुउद्देशीय वीजा होता है, कभी भी यात्रा कर सकते हैं, कितनी भी अवधि के लिए कर सकते हैं और किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम लिमिट को कोई बाउंडेशन नहीं है। आगे देखिए, और भारत में यात्रा हेतु उनको पीआईओ जो होते हैं उनको वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, और जो उनको भी वीजा मिलेगा उसके अलावा किसी भी देश में कभी भी आ जा सकते हैं, और भारत में यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं। यदि उनका प्रवास 180 दिन से कम है तो उन्हें विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण की आवश्यकता भी नहीं होगी, ठीक है। और यदि इनका प्रवास लगातार 180 दिन से अधिक रहता है तो उन्हें 180 दिन की अवधि समाप्त होने से 30 दिन के भीतर ही पंजीकरण कराना होगा पीआईओ के लोगों को। ध्यान में रखिएगा, ये नागरिकता से संबंधित चीजें हैं। सुविधाओं के दृष्टिकोण से क्या है, आर्थिक, वित्तीय, शैक्षणिक क्षेत्र आदि में सुविधाओं के आधार पर इनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। अप्रवासी भारतीयों से इनकी तुलना एनआरआई और पीओआई वगैरह में क्या, कि भारत में अचल संपत्तियों का अधिग्रहण, कब्जा, हस्तांतरण एवं विक्रय, जैसे कृषि बागानी संपत्तियों को छोड़कर, इनको छोड़कर जो पीओआई होते हैं भारत में अचल संपत्तियों को खरीद सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं, और ये सारी चीजें। और क्या कह रहा है, अप्रवासी भारतीयों के बच्चों को भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग कोटे के तहत प्रवेश मिलता है जो एनआरआई होते हैं, और इसमें चिकित्सा, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम आदि शामिल हैं। और जीवन बीमा निगम, राज्य सरकार और अन्य सरकारी संस्थाओं की विभिन्न स्कीम भी यूज कर सकते हैं। और अप्रवासी भारतीयों को भविष्य में मिलने वाले सारे लाभ पीआईओ कार्ड धारकों को भी मिलेंगे, किंतु इनको भारत में राजनीतिक अधिकारों का लाभ नहीं मिलेगा भारतीय मूल के लोगों को, ठीक है ना। एनआरआई लोगों को जब यहाँ पे आएंगे तो मिलेगा। अब ओवरसीज नागरिकता का प्रावधान क्या है, 2004 में आया था, इसी के तहत था जो पीआईओ होते हैं ओसीआई,
ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया 2004। क्या है इसका प्रावधान ओसीआई का? ये देखिए ओसीआई का कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके 16 देशों को, जिनमें स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान, साइप्रस, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन व अमेरिका, ये जो 16 देश हैं, इनको 1955 का संशोधन करके ये यहाँ पे इन देशों में बसे जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनको उनकी विदेशी नागरिकता के साथ भारत की ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके। और ये संशोधन कब? 2004 में हुआ था, ठीक है। और इसमें ये जो 16 देश हैं, इन 16 देश में जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, वो उस देश की भी नागरिकता रख सकते हैं और भारत की ओवरसीज नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, उनको मिल जाएगा। आगे देखिए और क्या कह रहा है, देशों की इस सूची का आगे चलकर विस्तार किया जाएगा, ठीक है। ये जो 16 देश हैं, इनको आगे चलकर और भी बढ़ाया जाएगा। और ऐसी दोहरी नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों, जो भारतीय मूल के व्यक्ति को पीआईओ कहा जाता है, को भारत में आने जाने की स्वतंत्रता होगी। जिनके पास ओसीआई कार्ड होगा उनकी बात कर रहे हैं, किंतु उन्हें ममताधिकार या संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। ये वोट नहीं डाल सकते और कोई भी संवैधानिक पद नहीं ग्रहण कर सकते। आने जाने, घूमने फिरने, इन सब की छूट होगी। सार्वजनिक सेवाओं के लिए संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रदत्त अवसर की समानता का अधिकार भी इन्हें प्रदान नहीं किया जाएगा। जो अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता है, ये सारी चीजें इन लोगों को नहीं मिलेंगी। अब देखिए और क्या कह रहा है, नागरिकता कानून 1955 की धारा 7A से 7D तक भारत की समुद्र पारी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत के समुद्र पार के जो लोग हैं, बाहर के लोग, 1955 की धारा 7A से 7D तक। और जब तक नागरिकता नियम संहिता 1956 की धारा 25A से लेकर 25(1) तक इस प्रावधान को अमली जामा पहनाया गया है। तो जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, पासपोर्ट यानी एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, पासपोर्ट एक्ट 1920 और रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 में भी जरूरी समायोजन किए गए हैं। और गृह मंत्रालय के अनुसार इस स्कीम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। आगे क्या है देखिए कि ये जो ओसीआई स्कीम है के तहत पंजीकृत लोगों को निम्नलिखित फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे ओसीआई स्कीम के तहत? ओआईसी है ये, ओसीआई नहीं ओआईसी, ये इमेज गलत आ गया है, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि भारत आने के लिए मल्टीपर्पज, मल्टी एंट्री आजीवन वीजा मिलेगा। मल्टीपर्पज, बहुत सारे आप कोई काम कर सकते हैं, मल्टीपल एंट्री हो सकती, कभी भी आ सकते हैं, मतलब आजीवन वीजा मिल जाएगा। आने जाने, घूमने फिरने से कोई रोकथाम नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, जब तक चाहे भारत में रह सकते हैं। विदेशी पंजीकरण क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करने की बाध्यता भी नहीं होगी। और कृषि बागवानी संप्रदायों को छोड़ आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों का बराबर का भी दर्जा होगा, ठीक है ना। कृषि और बागवानी की जो संपदा है, खेती के लिए जमीन और इन सब के लिए जमीन नहीं खरीद सकते, उसके अलावा बाकी हर चीजों में इनको भारतीयों के बराबर दर्जा है। और इनके लाभों की सूची आगे चल के बढ़ भी सकती है। और देखिए क्या कह रहा है, स्कीम के तहत पंजीयन हेतु आवेदन उस देश में स्थित भारतीय दूतावास में किया जा सकता है जहां आमतौर पर आवेदक की रिहाइश है अथवा जहां का वह नागरिक होता है। और भारत के गृह मंत्रालय के कुछ एक कार्यालयों में भी आवेदन किया जा सकता है। और आवेदन के साथ साथ 275 अमेरिकी डॉलर अथवा स्थानीय मुद्रा में इतने ही मूल्य बैंक का ड्राफ्ट भी लगाना होगा, ठीक है। और साथ ही इसका प्रमाण देना होगा कि आवेदक अथवा उसके दादा दादी, नाना नानी तक के पूर्वजों में से कोई एक या तो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक था अथवा होने के काबिल था। तो ये सारे डिटेल है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे आप लोग। आगे क्या कह रहा है,
या अथवा 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के संघ में शामिल किए गए क्षेत्रों का वह नागरिक था अथवा होने के काबिल था। और यदि आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो $250 जो जमा किए गए थे वो वापस मिल जाएंगे। और जो पीआईओ कार्ड धारक हैं उनको केवल $25 शुल्क के साथ आवेदन करना पड़ेगा। और ओआईसी आवेदकों को यह ध्यान रखना होगा कि उनका मौजूदा देश इसके लिए इजाजत देगा तो ही। लेकिन समुद्र पारी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्रत्याभूत सार्वजनिक नियोजन में समता का अधिकार नहीं मिलेगा और उन्हें वे वोट देने का और चुने जाने का भी अधिकार नहीं होगा। ठीक है, इन सारे चीजों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, हर एक समुद्र पारी नागरिक को एक पंजीयन सर्टिफिकेट मिलेगा जो वास्तव में भारतीय पासपोर्ट जैसा होगा लेकिन रंग में अलग होगा। एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और विदेशी पासपोर्ट पर ओआईसी वीजा स्टिकर भी लगाया जाएगा। और दोनों दस्तावेज पर व्यक्ति की फोटो होगी और आवेदन पर कोई भी फैसला 4 महीनों के भीतर ले लिया जाएगा। ठीक है, और धोखाधड़ी, साजिश, भारतीय संविधान की अवमानना आदि की बुनियाद पर कराया गया रजिस्ट्रेशन बाद में रद्द किया जा सकता है। अगर धोखाधड़ी से किए हैं कि किसी साजिश के तहत या अपने संविधान की अवमानना की है भारत के, तो आपका रजिस्ट्रेशन बाद में रद्द हो जाएगा। और इसके लिए दोषी पाए गए लोगों को भारत आने से भी रोक दिया जाएगा। तो ओसीआई लोगों के लिए, इन लोगों के लिए प्रावधान है, ध्यान में रखेंगे। 2007 में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को 3 विशेष लाभों की घोषणा की गई थी और ये 3 विशेष लाभ निम्नलिखित हैं। क्या कि यदि प्रवासी भारतीय विदेश से बच्चे गोद लें तो भी उनके मामले में समानता का व्यवहार होगा और घरेलू विमान यात्रा में भारतीय नागरिकों के समान ही उनको किराया उनका लगेगा। और राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों में प्रवेश के लिए भारतीयों के समान शुल्क और साथ ही सरकार प्रवासी भारतीय डॉक्टरों को भारत में कार्य करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। ठीक है ना, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी क्या है, ओसीबी, इसके बारे में देख लीजिए। ओसीबी क्या है? ओसीबी के अंतर्गत वे बाहरी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, सामाजिक संस्थाएं और अन्य कारपोरेटेड अंग जिनमें भारतीय मूल के लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 60% से अधिक हिस्सेदारी है उसे ही ओसीबी कहा जाता है। ठीक है, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी। अब ये कुछ मैं आप लोगों के लिए चार्ट लेकर के आया हूं, आप लोग जरूर देख लेंगे। ये चार्ट है, क्या कह रहा है कि भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति, एक मिनट रुकिए, क्या कह रहा है कि जो भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति हैं यानी जो भारतीय मूल के पीओआई हैं एवं जो प्रवासी भारतीय नागरिक यानी ओसीआई हैं, इनके बारे में कुछ अंतर है, कुछ तुलना है, आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। ये तुलना के तत्व दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या कह रहा है तुलना के तत्व, एक सेकंड, और यहाँ पे पीआईओ और ओसीआई कार्ड धारकों के का इधर इनका तुलना कि कौन होते हैं, कौन योग्य हैं। ये चार्ट है तो बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे कि कौन होते हैं, कौन योग्य हैं। दोनों में तुलना है, एक चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। इसका पीडीएफ अपलोड रहेगा, जरूर पढ़ लेंगे। बहुत ही आसान से, कि एक साथ ही आप इसमें देख लेंगे तो सारा आपका डिटेल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि पीआईओ और ओसीआई में कौन से राष्ट्र इसमें पात्र हैं और इसके क्या फायदे हैं, दोनों के अंतर आप इसमें देखेंगे। ये जरूर पढ़ेंगे आप लोग इसको। और क्या कह रहा है इन दोनों के बारे में कि क्या ऐसे व्यक्ति को भारत यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता है, ये सारा डिटेल यहाँ पे देगा। क्या भारत में उसे स्थानीय पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। और भारत में किस प्रकार के कार्य वह कर सकता है, ये पूरा एक चार्ट फॉर्म, एक टेबल बना करके मैं आप लोगों को के लिए ले आया हूँ कि आपको इससे जो जुड़ा हुआ कोई समस्या ना हो पीआईओ और ओसीआई कार्ड धारकों के बीच में जानने में, कि कोई भी व्यक्ति कैसे भारतीय कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और क्या इसे समाप्त किया जा सकता है, ये सारी चीजें आप लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए और क्या है। एनआरआई, पीआईओ और ओसीबी को भारत में कुछ विशेष सुविधाएं मिली हुई हैं। ठीक है, इन लोगों को भारत में कुछ विशेष सुविधाएं मिली हैं। आप इनको देखिए कि एनआरआई, पीओआई, ओसीबी को भारत में विशेष सुविधा क्या कह रहा है। पहला,
हाउसिंग एवं रियल एस्टेट, बैंकिंग, नागरिक एवं उड्डयन में निवेश के लिए विशेष सुविधाएं हैं। ठीक है, एनआरआई और ओसीबी भारत के किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं बिना किसी लिमिट के, विदाउट एनी लिमिट, कितना भी शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये तीनों से संबंधित है। जो एनआरआई हैं, जो भारतीय मूल के लोग भारत में रहते हैं, या जो ओसीबी कार्ड धारक हैं उनको, ठीक है, ओसीआई कार्ड धारक, एनआरआई और ओसीबी भारत की कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं तथा बेच भी सकते हैं, और किसी स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से कुछ नियमों के साथ, और साथ ही विभिन्न प्रकार के बैंकों में ये अकाउंट्स भी खोल सकते हैं। तो ये इनके लिए नियम है, जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में पढ़िए, क्योंकि हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं, एनआरआई डे के बारे में क्या कह रहा है। यह जो कार्यक्रम है 2003 से अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, और 9 जनवरी को यह हर साल भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित होता है। इसकी ऐतिहासिक भूमिका क्या है? ऐतिहासिक भूमिका है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए उसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में उसी दिन मनाया जाता है। अब प्रवासी का मतलब होता है देश निकाला, मतलब देश से निकाला नहीं गया है, जो देश से बाहर रह रहे हैं, वो कि जो अपने देश को स्वेच्छा से छोड़ चुका है उसे प्रवासी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें बहुत सारे शब्द आएंगे। कुछ होते हैं देश विहीन व्यक्ति। क्या? ये देखिए, वह व्यक्ति जिसके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं होती है उसे देश विहीन व्यक्ति कहते हैं। इसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे चाय बागान में काम करने वाले अनुबंधित श्रमिक जो तमिलनाडु से श्रीलंका गए थे, ये दोनों जगह के नागरिक नहीं होते। और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के समय ऐसा था। और रोमा जनजाति के भारतीय मूल के लोग जो यूरोप, ब्राजील और अमेरिका में निवास करते हैं, ये लोग। और ऐसे व्यक्ति जिस देश के मूल निवासी होते हैं उस देश से निकलने के बाद नागरिकता तो खत्म कर दी जाती है या जब्त कर दी जाती है, और जिस देश में गए हैं उनको वहां की नई नागरिकता नहीं मिलती है। तो ऐसे को देश विहीन व्यक्ति कहा जाता है। आगे देखिए, शरणार्थी कौन होते हैं? ये शरणार्थी वाला मुद्दा, रिफ्यूजीज वाला, ये बहुत अभी भी चला था, रोहिंग्या वाला। देखिए कौन है शरणार्थी? वह व्यक्ति जो दूसरे देश का और अपने देश वापस नहीं जाना चाहता हो। जो दूसरे देश का व्यक्ति है और मान लीजिए भारत में आके रह रहा है और अपने देश वापस नहीं जाता, यानी भारत के शरण में है, उसे ही शरणार्थी कहते हैं। जिसका रिफ्यूजी कारण उसके मूल देश में उसका धर्म, जाति आदि के नाम पर शोषण हो सकता है, जैसे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हिंदू व अल्पसंख्यक समुदाय जो भारत में रह रहे हैं। ठीक है, इसे ही शरणार्थी कहते हैं। आगे देखिए, घुसपैठिया कौन होते हैं? ये भी देखिए कि कुछ दिनों से यह शब्द चर्चा में है और इनमें उन बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं और चोरी छुप के भारत में घुस जाते हैं। गैर कानूनी अप्रवासी कौन है? इलीगल माइग्रेंट, कि वह व्यक्ति जिसके पास वैध डॉक्यूमेंट न हो फिर भी वह दूसरे देश में हो। ठीक है, ये ना नहीं होगा, फिर भी वह दूसरे देश में हो, ठीक है, और रोजगार खोजता है और रोजगार करता है, तो उसे कहते हैं गैर कानूनी अप्रवासी। तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे आप। अब नागरिकता अधिनियम 1955 है, इससे संबंधित कुछ धाराएं हैं, धारा, और उस धारा में क्या क्या चीजें हैं ये देखिए। जैसे धारा 1 है जिसमें संक्षिप्त शीर्षक लिखा हुआ है नागरिकता अधिनियम 1955 की ये धाराएं हैं, कि कौन से धारा में क्या लिखा हुआ है जरूर ध्यान में रखेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 1 में उसका संक्षिप्त शीर्षक है, धारा 2 में व्याख्या है, उसके बाद नागरिकता ग्रहण की बातें की गई हैं, धारा 3 में जन्म से नागरिकता, धारा 4 में वंश से नागरिकता, 5 में पंजीकरण से नागरिकता, 6 में प्रकटीकरण से नागरिकता, और 6A में असम समझौते से आवारित व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधान। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि इस अधिनियम की कौन सी धारा में कौन कौन सी चीजें हैं। नागरिकता संबंधी अधिनियम जो 1955 का है भारत का, धारा 7 में भूभाग सम्मिलीकरण से नागरिकता,
और विदेशी नागरिकता के बारे में फिर बात है 7A, 7B, 7C, 7D। क्या कह रहा है 7A कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का पंजीकरण। 7B में विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को अधिकार प्रदान करना। 7C में विदेशी भारतीय नागरिक के कार्ड का परित्याग। 7D में विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण रद्द होना। ये सब उनके बारे में प्रावधान है। आगे देखिए, और फिर नागरिकता की समाप्ति से संबंधित भी इसके धाराओं में प्रावधान है। जैसे धारा 8 में नागरिकता का परित्याग, धारा 9 में है नागरिकता को समाप्त करना, धारा 10 में है नागरिकता को वंचित करना। ये जरूर ध्यान रखें। 8, 9, 10 नागरिकता अधिनियम 1955 के 8, 9, 10 में नागरिकता समाप्ति की बात है। कुछ परिशिष्टि, कुछ पूरक चीजें हैं, ये देखिए। जैसे धारा 11 में क्या है, राष्ट्रमंडलीय नागरिकता को निरस्त करना। धारा 12 में कतिपय देशों के नागरिकों को भारतीय नागरिकों के समान जो अधिकार दिया गया है उसको निरस्त कर देना। आगे देखिए, और क्या है धाराएं और उससे संबंधित विषय वस्तु। धारा 13 में संदेह की स्थिति में नागरिकता प्रमाण पत्र को निरस्त कर देना। 14वें में धारा 5, 6 एवं 7A के अंतर्गत आवेदनों का निस्तारण करना। 14A राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना। धारा 15 पुनरीक्षण करना। 16 सख्ती का प्रतिविधान करना। धारा 17 अपराध। धारा 18 कानून बनाने की सख्ती। और धारा 19 निरसन यानी निरस्त कर देना। नागरिकता से संबंधित ये धाराएं और ये विषय वस्तु हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आज जो है नागरिकता का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगले दिन हम फिर उसके अगले टॉपिक मूल अधिकार के साथ में मिलेंगे आप लोगों को। और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसे जरूर आप लोग फॉलो कर लें। और यहीं पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ और लिंक अपलोड करता हूं। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग इसे भी जरूर फॉलो करेंगे। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कल फिर मिलेंगे आप लोगों को से हम 1 बजे यहीं पे इंडियन पॉलिटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।